कक्षा 9 के बच्चों के लिए आज मैं क्षितिज गद्य भाग से राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत का अंश जो लहसा की ओर है वो लेकर उपस्थित हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको लेखक का परिचय दिया था। आज हम पाठ के बारे में जानेंगे। लेखक बताते हैं कि उस समय में नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था फरिकलिंग को पोंग होकर के। रास्ते में बहुत सारे चीनी दुर्ग थे जो टूट फूट गए थे और लेखक सुमति नामक एक बौद्ध भिक्षु के साथ भिखारी के वेश में तिब्बत जा रहे थे। वहाँ जब वो एक बार रुकते हैं तो वहाँ उन्होंने कुछ बातें महसूस की जिसकी चर्चा वो करते हैं कि वहाँ उस समय में जात पात का भेदभाव नहीं था, छुआछूत की कोई बात नहीं थी। आप बिल्कुल किसी के घर में जा सकते हैं, भीतर तक चले जा सकते हैं और बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों जिनसे चोरी आदि का डर होता होगा उनको छोड़कर बाकी सबको जाने की इजाज़त थी। आप अगर अपना मक्खन दे दें और चाय दे दें तो जो घर है सोडा नमक दे दें तो घर वाले आपको चाय बना कर दे देंगे। और अगर आपको लगता है कि वो मक्खन चुरा सकते हैं तो आप खुद जा कर के चोंगी में मक्खन मथ के दे सकते हैं। और उसके बाद तो लेखक रास्ते में चलते वक्त एक चीनी किले में रुक गए और वहाँ से जब वो चले तो उनको एक आदमी उन लोगों से राहदरी मांगने आया। तो उनके पास 2 चिट थी। आज जैसे हम रिसिट देते हैं या टोल नाका पे टोल देते हैं, ठीक उसी तरह रसीद हुआ करती थी चिट जिस पुर्जे पे लिखा होता था। आपने इतिहास के क्रम में पढ़ा होगा हुंडी, तो वो भी जैसे आजकल चेक होता है वैसे पहले हुंडी होता था। तो हुंडी अब जबकि आजकल क्या हो गया है कि हमारे समाज में हुंडी को गलत अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है, लेकिन वो गलत नहीं है, उसका अर्थ है चेक। तो अब लेखक ये लिखते हैं कि इसी रास्ते से भिखमंगे के वेश में जाने पर भी थोंगला में लेखक को अच्छा स्थान मिल गया रहने के लिए, क्योंकि वो सुमति के साथ थे और सुमति को वहाँ के लोग जानते थे। जबकि 5 साल बाद जब उसी रास्ते से लेखक भद्र पुरुष के वेश में निकले जा रहे थे तो कोई किसी से जान पहचान नहीं होने के कारण वहाँ रहने के लिए उनको जगह नहीं मिली। इसके बाद लेखक बताते हैं कि उस समय वहाँ के पुरुषों से तो बातचीत करना बिल्कुल बेकार था और शाम के समय में तो सभी लोग जो है स्थानीय शराब जिसको कि छंग बोलते हैं वो पी करके होश हवास को गुम रखते थे और वैसे समय में उनको जो स्वयं सही प्रतीत होता था वही होता था। आपके कुछ कहने या नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब लेखक बताते हैं कि सबसे विकट डाँड़ा थोंगला पार करना था क्योंकि वो समुद्र तल से 16-17 नियरली आज के समय में हम अगर गिने तो लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर है और दोनों तरफ दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर लोग तराई के क्षेत्रों में रहते हैं। तो वहाँ लोगों की कमी थी। नदियों के मोड़, पहाड़ों के कोनों, ये बहुत कुछ ऐसा था जिसको देखा नहीं जा सकता था, जिस कारण वहाँ डकैतों के द्वारा लूट लिए जाने का भय होता था। और डकैतों के साथ समस्या ये थी कि तिब्बत में उस समय हथियार का कानून नहीं था, जिस कारण से हथियार कोई भी रख सकता था और डकैत लोग किसी को जब पकड़ते थे तो उससे पहले कुछ छीनते नहीं थे, पहले उसकी हत्या कर देते थे, फिर देखते थे कि इसके पास क्या सामान है। तो लेखक जब वहाँ से जा रहे थे तो लेखक कहते हैं कि वहाँ प्राणों का खतरा तो सदैव बना रहता था, लेकिन चूंकि लेखक भिखमंगे के वेश में थे तो जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलता जिससे डर हो तो ये लोग कुची कुची कहते दया भाव जीभ निकाल के भिखारियों जैसी एक्टिविटी करने लगते, जिससे कि वो लोग इन्हें छोड़ देते। अब अगला जो था पड़ाव जो था वो थोड़ी दूर था और सुमति से कहा कि लंकोर तक के लिए कोई घोड़ा रख ले। लेकिन लेखक अब कहते हैं कि दूसरे दिन ये घोड़ों पर सवार होकर जब जाने लगे तो डाँड़े से पहले, वहाँ एक स्थान है डाँड़ा, वहाँ से पहले इन्होंने चाय पी और दोपहर के वक्त ये डाँड़े पे जा पहुँचे। अब डाँड़ा के देवता को, वहाँ सर्वोच्च स्थान पर डाँड़ा के देवता का स्थान था। वो स्थानीय जो लोग हैं पहाड़ी लोग उनके देवता का स्थान था और उसको जानवरों की सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों, हड्डियों, पत्थरों के ढेर आदि से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर उतरना था। पहाड़ का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है। भीटा कहते हैं ऊंचे स्थान को। भीटे पे जब ये लोग चढ़े तो देखा कि सारे पहाड़ नंगे थे, यानी पहाड़ पर बर्फ नहीं थे। कहीं कहीं बहुत कम बर्फ वाली चोटियां थी, लेकिन बहुत ठंड थी और धीमे उतरना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे में लेखक को एक स्पेनिश उपन्यासकार डॉन क्विक्सोट की रचना का एक पात्र याद आ जाता है जिसका नाम है डॉन क्विक्सोट। डॉन क्विक्सोट जो है वो स्पेनिश उपन्यासकार डॉन क्विक्सोट द्वारा रचित
एक उपन्यास का मुख्य पात्र है जो घोड़े पे चलता है, उसका घोड़ा थोड़ा लंगड़ा था जिस वजह से वो झूमता हुआ चलता है, और लेखक का घोड़ा भी थोड़ा सुस्त था। और लेखक कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, इस वजह से लेखक थोड़ा पिछड़ गए। फिर एक जगह दो रास्ता था, वहाँ जाने पर लेखक को थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न हो गया और उस वजह से वो सही रास्ता नहीं पकड़ सके। जब आगे गए तो लोगों ने बताया कि ये गलत रास्ता है। जब वो फिर वापस लौटे तब तक सुमति ने वहाँ से कंडा कहते हैं उपलों को, गाय भैंस आदि के गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं और जिनका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, और भारत के विशाल भूभाग में उपलों का बहुत अधिक प्रयोग होता है आज भी, तो उसी को कंडे कहते हैं। सुमति को बड़ा क्रोध आया था और सुमति भी पहाड़ी थे, बौद्ध भिक्षु थे, तो लेखक ने यहाँ मजाकिया लहजे में लिखा है कि मंगोलों जैसा उनका मुंह लाल हो जाता था। लेकिन फिर वो लिखते हैं कि सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी उनका गुस्सा उतर भी जाता था। अब ये लोग तिंगरी के विशाल मैदान में थे और लेखक कहते हैं कि वहाँ पे जो गांव था उसमें जाना था सुमति को। सुमति एक बौद्ध भिक्षु थे और अंधविश्वास की बात हो या विश्वास की बात हम कह लें, बौद्ध भिक्षु जब वहाँ पहाड़ों पे जाते हैं तो बोध गया से जो कपड़े ले जाते हैं वो लोगों को देते हैं और लोगों को विश्वास होता है कि ये महात्मा बुद्ध के नगर से आया है तो इसके बांधने से मेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो सुमति भी बांटते थे और उनको उनके यजमान कुछ पैसा वैसा देते होंगे। तो लेखक को लगा कि अगर ये गया तो एक हफ्ता लगा देगा, तो लेखक ने उनसे कहा कि जितने रुपये तुम्हारे यजमान आपके देंगे उतना मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मत जाओ। सुमति भी मान गए। फिर इन्होंने भड़िया ढूंढा। भड़िया कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो पहाड़ पे आपका सामान लेकर आपके साथ चलता है ताकि आपको ज़्यादा बोझ ना हो, लेकिन इन्हें भड़िया नहीं मिला। और उसके बाद ये लोग जब कोई रास्ता नहीं मिला तो ये लोग अपना सामान लेकर स्वयं ही चल पड़े। और अब लेखक बताते हैं कि 10-11 बजे की धूप में पहाड़ पे चलना बड़ा मुश्किल है और तिब्बत में पहाड़ में एक अजीब स्थिति उत्पन्न होती है कि अगर आप सूर्य की तरफ मुख करके ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं तो आपका आगे का हिस्सा तो बहुत गर्म हो जाएगा और पीठ की तरफ बहुत तेज़ ठंड रहेगी। ये आगे चलते लगे और उसके बाद ये लोग फिर इन्होंने अपना सामान लादा और चल पड़े तिंगरी से। लेकिन वहाँ तिंगरी में भी सुमति के परिचित लोग थे तो बहाना बनाकर सेकर बिहार में ये सुमति इनको ले गए। जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे लेखक बताते हैं तिब्बत के समाज के बारे में कि वहाँ तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी होती है। जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों, बौद्ध मठ जो होते हैं, विहार, मोनेस्ट्रीज़ वगैरह जो आपने पढ़ा होगा उसमें जाता है। और अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है और बाकी मजदूर बेगार में वहाँ मिल जाते थे। तो वहाँ कोई बौद्ध भिक्षु भेज दिया जाता था जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। और तिब्बत में बौद्ध भिक्षुओं को बहुत सम्मान मिलता है। और वहाँ जो सेकर बिहार के जो बौद्ध भिक्षु थे मुखिया, उनका नाम था नमसे। और लेखक बताते हैं कि वो बड़े भद्र पुरुष थे। ऐसा लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि लेखक भिखारी के वेश में थे, फिर भी नमसे ने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया। और वहाँ लेखक को कंजूर मिल गई। कंजूर कहते हैं बुद्ध वचन की, बुद्ध ने जो बातें कही, जो उन्होंने बौद्ध संगीतियाँ की, उसका जो हिंदी अनुवाद, उसका जो अनुदित रूप है उसको कंजूर कहते हैं। इनको 103 पोथियाँ मिल गई और लेखक वहीं पे कहते हैं मेरा आसन लग गया, अर्थात लेखक वहीं पे बैठ गए और बड़े मोटे कागज पर बड़े अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी के बारे में लेखक बताते हैं कि पोथी का वजन जो है वो 15 kg से कम नहीं रहा होगा। और सुमति चले गए अपने यजमानों के पास कंडे और ताबीज बांटने। और यहाँ अंधविश्वास की भी बात की है लेखक ने कि सुमति के पास जब कपड़ा खत्म हो गया तो स्वयं का लाया हुआ कपड़ा भी वो लोगों को दे देते थे और लोग मान लेते थे कि ये बोध गया से आया हुआ भी है। अब लेखक कहते हैं कि अब मैं पुस्तक के भीतर था, यानी लेखक का मन पुस्तक पढ़ने में रम गया था। और लेखक ने सोचा कि इस बार सुमति जाए, 10 दिन में भी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार लेखक जो है कहते हैं कि सुमति 2-3 दिन में ही लौट आया। दोपहर तक ही, 2-3 दिन भी नहीं लगे, वो दोपहर तक ही वापस आ गया क्योंकि तिंगड़ी गांव पास में ही था और बहुत छोटा सा था। उसके बाद इन दोनों ने अपना अपना सामान उठाया, बौद्ध भिक्षु नमसे से विदाई ली और आगे की यात्रा पर चल पड़े। तो ये तो पाठ का सार है जो मैंने आपको बताया। इसके आधार पर आप प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सभी लोग जानते हैं 7903983810। थैंक यू।